तो हम पिछले 2 क्लास से डी आई पढ़ रहे हैं। डी का मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन हमारा 2 क्लास खत्म हो चुका है। हम तीसरे क्लास में इंटर कर चुके हैं और इस तीसरे क्लास में 2 क्लास में हम बेसिक्स पढ़े हैं, कुछ बेसिक, और इस बेसिक के साथ हम एवरेज भी देखें, जो एकदम मान लीजिए कि ये एवरेज जो है इसका हार्ट है, क्या है, हार्ट है डी का। उसके बाद हार्ट रह के भी शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, तो ये इसका जो परसेंटेज होगा वो इसका शरीर हो गया परसेंटेज। और शरीर रह के भी क्या होगा अगर दिमाग ही नहीं रहेगा तो रेशियो इसका दिमाग हो गया। समझ गए, तीनों मिला के डी चलता है। तो डी इसी तीनों पर आधारित होता है हमेशा। 2 चीजें हम लोग देख चुके हैं, तीसरी चीजें आज हम लोग देखेंगे। और हम बेसिक डी देखे, आज एडवांस डी देखेंगे। और एडवांस के साथ हमको लास्ट में सीखने को मिलेगा रेशियो, जो हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको और बढ़िया से रिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आप लोगों को कुछ टास्क दिया गया था ना, टास्क दिए थे ग्रुप में कि आप इसको बना के लाएंगे। मिथुन, आप अपना सिस्टम सही कीजिए, या तो आप माइक ऑफ रखिए, नहीं तो आप ब्लूटूथ लगाइए। ठीक है, तो चलिए, आप लोग अगर बनाए हैं तो फटाफट इसको मिला लेंगे कि ये कैसे बना है। ठीक है, हाँ, तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा जो डी आप लोगों को टास्क दिए थे उसका पहला क्वेश्चन है। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और कॉपी पेन ओपन करके देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और जब क्लास खत्म हो जाए तो एक बार खुद से इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्लास के बाद इसको एक बार खुद से सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, तो कॉपी पेन ले लिया आप लोग। 2004 में बोल रहा है, पहले यहाँ पे इसको क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, निर्देश को। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2004 से 8 के अवधि काल में 5 विद्यालयों के उपस्थित हुए छात्रों का आंकड़ा इसमें दिया गया है। आपको इसका अध्ययन करना है और प्रश्नों के अनुसार इसका उत्तर देना है। इतना पढ़ने के बाद डेटा हम बाद में देखेंगे। हम ये इसका स्कूल, ये कॉलेज स्कूल देख लिए और ये ईयर देख लिए। चलिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2004 में ई विद्यालय, देखेंगे ई, यहाँ ई विद्यालय ई है, में से उपस्थित छात्र इसी वर्ष में उपस्थित हुए कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो वर्ष 2004 की बात कर रहा है, किसका, 2004 की बात कर रहा है। तो 2004 में ई है, ये इसमें उपस्थित हुए छात्र। तो 2004 में कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं, 780। हाँ, अब बोल रहा है कि इसी वर्ष में उपस्थित हुए कुल छात्रों, इसका कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। समझ में आया, मतलब वर्ष 2004 में ई विद्यालय में उपस्थित छात्र इसी वर्ष में उपस्थित हुए कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। कुल छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है, सभी विद्यालयों में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए हैं, क्या पूछ रहा है, इसी वर्ष में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के गहराई को समझिए, इसी वर्ष में कह रहा है। ये तो दूसरा वर्ष है, ये सब तो दूसरा वर्ष है, लेकिन इसी वर्ष में बाकी विद्यालयों में उपस्थित हुआ उसका कितना प्रतिशत है। तो ये नीचे में सबको जोड़ देंगे, 650 प्लस 760 प्लस 800
20 प्लस 800 प्लस 780, मतलब ये कुल हो गया। और ये कितना प्रतिशत है, तो 100 से प्रतिशत में करने के लिए इसको 100 से गुना कर देंगे, है ना। तो इसको सबको जोड़ लेंगे पहले, तो 780 बटा में इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3810 आया। अब गुना कर दिया हम 100 से, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7800, अब भागा में 381, तो कितना प्रतिशत हो गया, भाग देंगे तो कितना प्रतिशत आएगा, 3810। अब इसको हम परसेंटेज प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और ऊपर में बचा 78, 78, तो एक ये वाला जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7800, है ना। और इसमें हम भाग देंगे 381 से, 381 से भाग दिए। अब इसको भाग दोगे, जो भागफल आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो भाग भाग देने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 8 दूना 16 और 3 दूना 6 और 1 7, तो ये बचा 8 और ये बचा 1, है ना। और ये तो कट गया, तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो एक जीरो यहाँ पे उतार देंगे और एक जीरो यहाँ पे उतार देंगे, हो गया ना। कि ये जो जीरो है ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आया ना, तो एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, तो 1800 हो गया। अब दशमलव दे के और इससे हम भाग देंगे, है ना। तो ये 4 बार में भाग देंगे और ये फिर 7 होगा, ऐसे करके आगे जाएगा। तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, लगभग 20%। कितना प्रतिशत आया, लगभग 20%, लगभग 20% आंसर है इसका। हाँ हाँ, 20%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का भी यही आंसर आया था। आप लोग तो घर पे मस्त मोबाइल से इसको कैलकुलेट कर लिए होंगे, लेकिन नहीं नहीं, अप्रोक्स में आएगा तो जरूर वही आंसर देना, उसके आसपास में जो रहेगा, एक आगे या एक पीछे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब इसी आधार पे आप लोग सही कर लीजिएगा अपना। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बी विद्यालय में सभी वर्षों में औसतन कितने छात्र उपस्थित हुए, सभी वर्षों में पूछ रहा है बी में। तो बी तो यहाँ पे हो गया, और सभी वर्षों के औसत, ये तो सभी उपस्थित छात्र है ना, तो इसका औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उसके संख्या से भाग दे देते हैं। तो 760 प्लस 740 प्लस 820 प्लस 820 880 प्लस 840, यही है ना। कितने हैं, 5 है, और इसको 5 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका औसत। और औसत क्या है डीआई का, माइंड है ना, अच्छा सॉरी, हार्ट है। हाँ, हार्ट। क्या दिक्कत है यार, हार्ट तो बस खून पंप करता है, सारा खेल बेल तो दिमाग और हार्मोन हार्मोन का है ना, ठीक है। तो हार्ट का कोई रोल नहीं है दूसरा, सब काम दिमाग करता है। झूठ मूठ के हार्ट को बदनाम करके रखे आप लोग। हाँ, तो वही ना हुआ, हर हर चीज का एक रोल होता है अलग अलग, है ना, लेकिन कंट्रोल तो दिमाग करता है ना उसको। हार्ट का क्या लेना देना इसमें। प्यार में लैला मजनू एक दूसरे को बोलते हैं, आप तो मेरे दिल हो, आप यू आर माई हार्ट। अरे हार्ट का काम है ब्लड, गंदा ब्लड को साफ करना। अब कोई किसी को बोल रहा है कि यू आर माई हार्ट, मतलब तुम गंदा साफ करने वाली हो,
ये हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप गंदा साफ करने वाले हैं कि अच्छे इंसान हैं। कोई जरूरी नहीं किसी का हार्ट बनने का, बस आप एक अच्छा इंसान बन के रहिए वही काफी है। तो हाँ, सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद कितना आया? 8 4 12, 2 14, 14 4 18 और 6 24 के 4 7 7 7 14 8 22 और 8 30 और 8 38। 38 और 1 39 हुआ ना? हाँ, अच्छा हाँ, 2 हुआ ना, 24 हुआ तो 40 हो जाएगा, 40 40 और भाग से 5 देंगे तो ये 8 बार में कटेगा और 0 और ये फिर 8 बार में कटेगा। यही इसका आंसर आएगा। यही है, हाँ, आंसर सी 808। इसका क्या हो गया? औसत। देखिए बस आपको क्वेश्चन समझना है। अब आप ना अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लगता है तो क्वेश्चन समझने में आपको 2 मिनट लगना चाहिए। मे बी 4 मिनट भी लग जाए क्वेश्चन समझने में, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 से 3 मिनट काफी है, लेकिन बस समझने में समय लगाइए। जब तक नहीं समझ में आए तब तक उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। एगो एगो बारीकी से पढ़िए। एगो एगो टर्म बी है तो यहाँ पे बी को टिक कर दिए, फिर वर्ष है तो ये वर्षों को टिक कर दिए। अब बोल रहा है कि सभी वर्ष, तो बी का जो सभी वर्ष होगा तो ये सभी वर्ष हो गया। कितने छात्र उपस्थित हुए? जितने भी छात्र उपस्थित हुए उसका क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। तो सबका औसत निकालने के लिए फॉर्मूला, सबको जोड़ के उसके संख्या से भाग दे देना है। हो गया ना औसत? कितना आसान था। तो आप लोग मिला लिए ना, किसका किसका सही हुआ? सुरुचि सही हुआ कि गलत? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2006 में ए विद्यालय से, किस किस विद्यालय से? ए विद्यालय, तो विद्यालय है ए। अब पूछ रहा ए विद्यालय से 2006 में, तो ये 6 की बात कर दिया और ए की बात कर दिया। उपस्थित छात्र इसी विद्यालय में से सभी वर्षों के लिए उपस्थित छात्रों का कितना प्रतिशत है? क्या पूछ रहा है कि इसी विद्यालय, कौन विद्यालय? इसी विद्यालय, मतलब ए का ही सभी वर्षों के लिए उपस्थित छात्रों का कितना प्रतिशत है? मतलब 2006 में जो उपस्थित हुआ है ये वाला, ये टोटल का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है ना। चलिए, तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए, तो कुल का प्रतिशत है ना, तो कुल तो नीचे में होगा। कुल कहाँ होगा? नीचे में। और जिसका प्रतिशत निकालना होगा वो संख्या होगा, और इसको किससे गुना करेंगे? 100 से। यही हो गया प्रतिशत। यही ना फॉर्मूला है। क्या हुआ? माइक आप लोग ऑफ रखिए प्लीज, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे को डिस्टरबेंस होगा। क्लियर? जब पूछे तब कट से ऑन कीजिए फिर ऑफ कर लीजिए। दिमाग और हाथ के कॉम्बिनेशन माइक पे होना चाहिए। तो संख्या क्या है? 800 है ना। और बटा में हो जाएगा कुल, तो कुल जोड़ेंगे इस सबको, तो कुल जोड़ेंगे कितना हुआ? 0 0 0 और 5 5 10, 5 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 7 14, 8 22 और 22 और 7 29 और 8 29 8 37, 3750। गुना में 100 लिखना है क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो 100 लिख दिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना। लेकिन ये 5 से कटने वाला है ना, और ये भी 5 से कटने वाला है, तो 5 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 7 बार में 35 कटेगा, और फिर 2 और 5 बचा तो 5 बार में कट गया, 5 से 25 मतलब 75 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। अब ई 8 दूना 1600, अब बटा में कर देंगे हम 75, है ना। तो अब कितना से भाग देना? 75 से। अब फिर 5 से कट जाएगा, कट जाएगा ना 5 से।
तो 5 से इसको मतलब हम हल्का हल्का इजी बना रहे हैं, इसको क्या बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं। तो 5 से काटने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 25 बार में काटेंगे। अच्छा 25 से भी तो कट सकता है ना, 25 तिहाई 75, 25 से कट सकता है ना। तो 25 तिहाई 75 और 100 को 4 बार में काटते हैं 25 को 25 से, तो 16 है। तो 16 चौका 64, तो 64/3 हो गया, है ना। ये 64 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा 25 से। अब 3 से इसको भाग देंगे 64 को, तो कितना होगा, ये दो दो हो गया, तो 6 और फिर 4 बचा और एक कितना बचा, एक, और दशमलव दे के यहाँ पे 0 उतारेंगे, 3 3 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21.33 है कहीं। हाँ, इसका राइट आंसर हो गया बी। आसान है ना। सबको समझ में आ रहा है। चलिए, किसका किसका सही हुआ। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सी और डी, देखिए आप लोग को आसान लग रहा है ना ये अभी बनाने में। हाँ, तो अपने से बना रहे थे तब आसान लग रहा था थोड़ा बहुत। सी है, तो टास्क दिए वो क्यों नहीं बनाई। हम्म, चलिए, फिर अब इसको हम लोग आसान बनाते हैं एकदम, मेहनत करिएगा तो आसान हो जाएगा। सी और डी विद्यालयों में उपस्थित छात्रों का वर्ष 2004 और 5 का अनुपात क्या है। क्या बोल रहा है, 2004 और 5 का अनुपात पूछ रहा है सी और डी। ये सी और डी है, इसका 2 वर्ष का अनुपात पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है 2004 का, है ना, और एक पूछ रहा है 2005 का। तो 2004 में सी और डी का अनुपात देखते हैं, है ना। तो ये दोनों को जोड़ देंगे पहले, सॉरी, 2004 और 5, तो ये हो गया 2004 और ये हो गया 2005। तो क्वेश्चन ही तो हमको मेन समझना है कि अगर वर्ष पूछ रहा है, देखो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स है, 2 विद्यालय है, सी और डी। तो 2 विद्यालय का डेटा हम अलग अलग रखेंगे ना, चाहे वो किसी भी वर्ष की बात करें। तो सी में 2004 में 2004 का जो डेटा है क्या है, 820 प्लस 2005 का जो डेटा है वो क्या है, 860, है ना। अब पूछ रहा है इसका अनुपात डी से करना है, किससे, डी से। तो डी में 2004 में डेटा है 800 और 2005 में 780। अब क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ के अनुपात निकालेंगे, यही करेंगे ना। तो 0 8 और 16, 1680 अनुपात ये हो जाएगा हमारा 0 8 और 15, यही होगा ना। अब इसके अनुपात को जो अनुपात आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा, है ना। हम्म, तो 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 4 और ये हो जाएगा 7 और 9। ये है कहीं भी अनुपात। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे दो टाइप से दे रखा है ना, लेकिन पूछ रहा है पहले सी का फिर डी का पूछ रहा है ना। तो हम पहले सी वाला ही लिखेंगे ना, तभी तो डी वाला लिखेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, देखो अगर नहीं रहा अगर सेम ऑप्शन तो हम बदला बदली कर सकते हैं, समझ गए। समझ में आया आप लोगों को, ललिता जी समझ में आ रहा है।
ललिता जी कहाँ गए? हो गए। चलिए, तो इसी तरीके से हमसे हमेशा मिस्टेक होते रहेगा डीआई में। और आपको एक और चीज बताते हैं कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो ये वाला माहौल नहीं रहता है जो अभी जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, ये माहौल नहीं रहेगा एग्जाम में। वहां पे आपके दिमाग पे सिर्फ डीआई का प्रेशर नहीं रहेगा, आपके दिमाग पे आपको आके सिग्नेचर करवाएगा, उसका अलग प्रेशर रहेगा। आपका कंप्यूटर अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो वो अलग प्रेशर होगा। ठीक है, आपके दिमाग में बाकी 150 क्वेश्चन चल रहा होगा, वो अलग प्रेशर है। तो ये आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ध्यान का जरूरत पड़ता है क्वेश्चन समझने के लिए, है ना। इसलिए जब भी डीआई बनाइए, पहले क्या करना है, सब कुछ बना लेना है। पहले आप 45 को क्वेश्चन बना लीजिएगा पेपर 1 का, ठीक है। फिर 100 क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा पेपर 2 का, और लास्ट में बैठ के टाइम निकालिएगा कम से कम 40 मिनट, और इस 40 मिनट टाइम में आपको डीआई सॉल्व करना है। भूल नहीं जाना है, लास्ट का 40 मिनट निकालना है, कम से कम 30 मिनट, और इसको डीआई को सॉल्व करना है। ठीक है, और जब ये डीआई खत्म हो जाए, तब आप एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा कि कहीं कुछ छूटा नहीं ना। पूरा 100 में 100 मिल, हम अपना नाम काहे लिख रहे हैं, पूरा 100 में 100 बना है कि नहीं, और फिर आप आगे सबमिट करेंगे। ठीक है, 5 डीआई बनाने के लिए आपको अगर सही से देखें तो 15 मिनट काफी है। 15 मिनट बहुत ज्यादा है, हमको तो 5 मिनट लगता है 5 को बनाने में, लेकिन आप लोग के लिए कह रहे हैं 15 मिनट काफी है। लेकिन 30 मिनट आप लेके चलेंगे कि जैसे दिमाग जब हाउच पाउच हो जाएगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। उस सिचुएशन में आपको बहुत फोकस करने का जरूरत पड़ेगा। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नहीं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना इसके लिए, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फास्ट काम करना पड़ेगा, और एक ही क्वेश्चन पे लेके नहीं लटकना पड़ेगा। ठीक है, वर्ष 2007 के, हाँ, वर्ष 2007 के लिए सब विद्यालयों में परीक्षाओं में उपस्थित छात्रों का औसत 2007 में पूछ रहा है, और सब विद्यालय में पूछ रहा है, तो सब विद्यालय में उपस्थित छात्रों का औसत निकालना है ना। सबको जोड़ देंगे, प्लस 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 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 9 4 13 2 15 8 23 और 5 28 के 8 हासिल 2 7 2 9 8 9 8 17 और 9 17 9 26 और 8 34 और 7 हो गया 41। यही है ना। और कितना है, कितना विद्यालय है, 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे, है ना। तो 5 8 40, और 1 बचा और 8 बचा, तो 5 तिहाई 15, और 5 दूना हाँ 5 छक 30, 836। कितना आया, 836। समझ में आया कि नहीं, इसको हम काटे हैं, भाग दिए हैं 5 से। अब बेसिक भाग भी आपको नहीं आता है, तो ये तो बड़ा शर्म की बात है। आपको इतना तो बनाना चाहिए ना। 8 पचे 40 हो गया ना, कितना बचा, 1 बचा, और 8 उतार दिए, तो 5 तिहाई 15 बचा 3, और अभी 0 यहाँ पे उतार दिए, तो 5 छक 30 कट गया, तो कितना आया, 836। 836 इसका औसत हो गया, समझ गए। तो 5 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हम आगे देखते हैं अब। चलिए, नया टाइप का डीआई है, इसको समझते हैं पहले हम लोग अच्छे से। ठीक है, 11 से 15 तक का क्वेश्चन है। बोल रहा है विभिन्न नगरों में रहने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों का
आंकड़ा दिया हुआ है, इसका अध्ययन और उसका उत्तर दीजिए। तो बोल रहा है सी नगर में रहने वाले ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का अंतर क्या होगा। सी नगर का ही तो नगर वाला सेक्शन हो गया, कि ग्रेजुएट ई पोस्ट ग्रेजुएट। सी नगर में इस सी नगर में रहने वाले ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का अंतर पूछ रहा है। सी नहीं तो डी है ना। अच्छा सी यहाँ पे सी में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो क्या करेंगे 15,150 से हम पोस्ट ग्रेजुएट को घटा देंगे 10,500, है ना, 0 और ये 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, यही हुआ ना 4650 घटाने पे, तो यही इसका 4650 सी आंसर हो जाएगा। समझ गया, सबको समझ में आया? अरे आसान है, ये है, बस आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है हाँ हाँ सब PYQ है, सब PYQ है। सभी नगरों में निवास करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की औसत संख्या कितनी है। सभी नगरों में निवास करने वाले किसका, पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों का औसत। जैसे औसत पूछेगा तो हम सबको, पोस्ट ग्रेजुएट पूछा ना तो पोस्ट ग्रेजुएट सबको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8,000 प्लस 18,000 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10,500 प्लस 16,250 और 20,000 और ये हो जाएगा हमारा नीचे में 18,450। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़े तो चलिए यहीं पे जोड़ लेते हैं, आसान है। ये दिख रहा है ना, ये संख्या दिख रहा है आप लोगों को, पोस्ट ग्रेजुएट वाला दिख रहा है कि ज्यादा छोटा है। हाँ तो ये 0 हो गया और दूसरा में हो, देखिए यहाँ पे दूसरा में क्या दे रखा है, 1 5 2 5, तो 5 5 10 के शून्य हासिल 1। और तीसरा संख्या देखते हैं आप, तो तीसरा में 2 0, फिर 5 और 1 6 और 2 8 और 8 4 12, 12 के 2 हासिल 1। अब चौथा संख्या देखते हैं, तो 8 और 1 हासिल जोड़ दिए 9, 9 8 17, 17 6 23 और 8, 23 8 31 के 1 हासिल हो गया हमारा 3। अब इसको चौथा संख्या के जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4 और 1 5, 1 6 2 8 और 1 9, तो कितना आया 91,200। अब भाग दे देंगे कै गो, कितना शहर नगर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नगर है तो 6 से भाग देंगे। मतलब आप समझिए यहाँ पे औसत निकालने के लिए सबको जोड़ के उसके संख्या से हमको क्या करना रहता है, भाग देना रहता है ना। तो 6 से इसको भाग देंगे तो 6 1 6 बच गया 3 और 1, तो 6 बचे 30 और 1 बचा तो 6 दूना 12, 2 को 0 उतार देंगे तो कितना होगा 15,200 है, कहीं 15,200 इसे भाग देंगे तो 15,200 बार में कट जाएगा। ये 15,200 हमारा राइट आंसर। कितना आसान है ना, आसान। हाँ चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग दिमाग का ढक्कन खोल के कॉपी पेन लेके बैठिए सामने, और बहुत सारा क्वेश्चन है आगे, तो समय भी कम है, हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। अब पूछ रहा है ए और बी नगरों के कुछ ग्रेजुएट, कुछ नहीं यहाँ पे कुल है, ठीक है, कुल ग्रेजुएट और ए और ई के कुल पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का अनुपात। ए और बी का ग्रेजुएट, तो ए और बी का जो ग्रेजुएट है ये हो गया, और पूछ रहा है ए और ई का पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट हो गया ए का, और ई का पोस्ट ग्रेजुएट कितना है 20,000 ई का। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है। ए और बी का अनुपात देखते हैं कितना हुआ, 10,000 और 25,000 कितना हुआ 35,000, और 2 2 400 और 50, तो 35,000
450 हो गया किसका, ग्रेजुएट वाला। अनुपात पूछ रहा है। अब पोस्ट ग्रेजुएट ई और ए और ई का, तो ये हो गया 8,000 और 20,000, कितना हुआ 28,000 हो गया ना, यही पूछ रहा है। अब ये दोनों का औसत निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे हम। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 5 से काटेंगे तो ये 5 सत्ते 35 और 0 और 5 नवा 45, 709 हो गया। और अनुपात इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा 50 25 और 3 और 0 होगा तो 5 6 30 और एगो शून्य उतार देंगे तो कितना हो जाएगा 709 अनुपात 560। 709 अनुपात 560 है। हाँ, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, ये जो अनुपात हम फटाफट इसको कैलकुलेट कर रहा है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए, आप लोगों को समझने के लिए एक कॉपी लिखना पड़ा, बस हमको 2 गो टर्म लिखना पड़ा, एक और ये 2, बस दूसरा टर्म में मेरा आंसर आ गया। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कैसे इसको हम काटे। अब बच्चों की तरह हम इसको जाएंगे फिर 5 से भाग देने 35 45 को, तो फिर कितना टाइम लगेगा, 5 सत्ते 35 कट गया दोनों, तो एक संख्या उतार दिए, लेकिन ये 5 से छोटा है तो यहाँ पे 0 उतारेंगे और दूसरा संख्या उतारेंगे तो इन 9 बार में कट गया, है ना। तो हमको इतना बेसिक चीज हमारे दिमाग में चलना चाहिए। अब इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको नहीं आता है तब तो अपने आप में बहुत ज्यादा आप कमजोर है। और इसको 5 से भाग देंगे तो 560 आ गया, तो हमारा राइट आंसर हो गया ये 560। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब बोल रहा है कि ए डी और एफ नगरों के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की कुल कितनी संख्या, मतलब जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है ए डी एफ। तो ए डी एफ का पहले ग्रेजुएट जोड़ेंगे, तो ए डी एफ का ग्रेजुएट को पहले हम ग्रेजुएट को जोड़ने दीजिए, है ना। ग्रेजुएट वाला कितना हो जाएगा, ए 10,200 और ये डी का हो जाएगा 20,200 और एफ है ना तो 16,500। ये हो गया, सबको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 0 0 और 2 2 4 और 5 9 और ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 4, है ना 46,000। अब इसमें जोड़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब पीजी वाला को जोड़ेंगे। पीजी वाला को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एडीएफ में ए का है, ए का 8,000, ठीक है, और डी का हो जाएगा हमारा 16,250, 16,250 और एफ का हो जाएगा हमारा 18,450, 18,450, है ना। अब इसको टोटल को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि 3 को 0 जोड़ेंगे तो 0 और 5 5 10 के शून्य हासिल 1, ये भी कट गया, ये कट गया। अब ये बचा तो 4 और 2 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 8 8 16 6 16 6 22 और 2 4, है ना। अभी दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वही हो जाएगा कुल संख्या, है ना। तो 2 को 0 दोनों में, तो दोनों 0 यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। अब 9 7 16 के 6 और 6 2 8 और 1 9 और 4 4 8 है 89,600, कहीं 89,600। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, कितना आसान है, जोड़ घटाव ही तो करना है, बस आपको क्वेश्चन समझना है और कुछ नहीं। चलिए थोड़ा सा और हम आगे जटिल में जाएंगे धीरे धीरे। अब बोल रहा है कि एफ नगर जो है, एफ नगर इसके ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या, इसका ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या वहां के पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का कितने प्रतिशत है, किससे कितना प्रतिशत है, पीजी से। तो पीजी में है 18,000, जिसका पूछ रहा है उसको हम नीचे रखते, तो 18,450 क्या हो गया, इसका कुल हो गया।
और इसका कितना प्रतिशत कौन है, ग्रेजुएट वाला, तो 16,500 हो जाएगा इसका प्रतिशत। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, है ना। तो 100 से गुना करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और अब हम इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जो भाग देंगे भागफल आएगा, वही इसका प्रतिशत हो जाएगा। तो भाग देने के लिए हम सबसे आसान क्या करते हैं, सबको छोटा छोटा भाग में तोड़ते हैं, है ना। तो 9 हो गया और उधर हो गया आपका 7 और 5 नहीं कटेगा, 5 से पहले काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 और 4 5 छक 30 और 4 5 5 9 45 हो गया। और इसको काटेंगे अगर हम कितना से, इसको 5 से काटते तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 3 3 हो गया, जीरो हो गया, डबल जीरो, तो 3300 और ये हो गया। अच्छा देखिए 3 से दोनों कटने वाला दिख रहा है अभी, 3 से 3 3 है तो ये भी कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये कटेगा एक बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, और ये कट जाएगा एक और एक बार में, मतलब 11,000 बार, 1100 बार में, ठीक है। तो अब ऊपर में क्या हो जाएगा 1100, और ये एक जीरो उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 11,000, और नीचे में हो गया 123, हो गया ना 123। अब इसको हम भाग देंगे 123 भागा 11,000, सही जा रहे हैं हम लोग, बोला जाए, आप लोग बनाए हैं ना। अच्छा ये नहीं बनाया, अच्छा चलिए। तो हाँ हाँ, तो इससे हम इसको भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, 123 है और यहाँ पे ये हो जाएगा 1100, हाँ हाँ। तो ऐसे इसको अगर हम भाग देंगे तो ये 12 है और ये 11 है, तो 110 है, तो 12 से अगर हम 110 को भाग देंगे तो बड़ी 8 96, 8 बार में 12 नवा 108, 12 नवा कितना होता है 108, लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये बढ़ जाएगा, इसीलिए ये कितना बार में, बड़ी 8 बार में इसको पहले काटेंगे, है ना। तो 8 बार में काटेंगे तो 8 3 24 के 4 हो जाएगा, और 8 दूना 16 और 2 16 2 18 के 8, और 8 एक के 8 और एक 9। अच्छा रुक जाइए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 8 और 4, यही हुआ ना। चलिए तब इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसमें से, तो ये बचेगा 6 और ये बचेगा 1 और ये बचा 10, तो 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, 116 हुआ, और ये फिर 116 आ गया, कितना आया, एक 1160 आया। तो फिर इसको हम कितना बार में काट सकते हैं, 8 बार में काट सकते हैं, है ना। तो 8 बार में काटेंगे तो कितना होगा 984, है ना। तो 984 हुआ। अब इसको करेंगे तो ये बचेगा 6, और ये बचा हमारा कितना, ये बचा 5 में 15 में से 8 गया तो 7 बचा, और ये बचा 10, 10 में से 9 गया 1, है ना। अब फिर यहाँ पे दशमलव देंगे और यहाँ पे जीरो देंगे, तो ये अब कितना बार में जाएगा, 9 बार में, है ना, 9 बार में जाएगा। हाँ सुनो ना बुआ, उसको हम 9 बार में काटेंगे ना। अच्छा 9 बार में, यहाँ पे 9 बार में अगर इसको काट दिए तो 9 तिया 27 के साथ हो जाएगा यहाँ पे, और 9 दूना 18 और 3 21 के 1, और 9 एक 9 2 11, तो 1100 कितना हो गया 17। हाँ चलो, तो 1160 में 1117 हो गया, तो ये भी हो जाएगा हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 पॉइंट समथिंग आया, 1 2 3 जो भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89
प्रतिशत 89% है 89%। हाँ, इसके आसपास में कोई भी है, अगर 90 होता तो हम 90 देते, लेकिन ये तो बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है। नजदीक कौन सा है? यही, तो यही हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, देखिए हम आप लोग, मेरे लिए वो आसान है। हम इसको, आप जैसे इसको हम आपके सामने एगो एगो करके भाग दिए, हम वैसे भाग नहीं देंगे। हम 3 संख्या को जोड़ के एक साथ में भाग देते हैं, लेकिन आप लोगों को बेसिक तौर पे समझाने के लिए, क्योंकि इसमें सब तरह के लोग हैं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बेसिक तौर से समझा देते हैं आपको। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात पता है आपको, कभी कभी ना आप इस कैलकुलेशन में ही गड़बड़ा जाएंगे, जैसे अभी हम गड़बड़ाए यहाँ पे, है ना, तो आप भी गड़बड़ा जाएंगे और आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए अपने कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है, समझ गए? अपने कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है। चलिए, तो 2 टाइप का हम देख लिए, अब थोड़ा और उससे एडवांस जाते हैं। और ये ग्राफ वाला अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसको आप कैसे बनाएंगे, है ना? आप लोग फटाफट कॉपी पेन निकालिए और 1 मिनट का समय है, आप लोग इसको बना के दिखाइए। तो चलिए हम समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा। हमको पता है कि यहाँ पे 90% लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। चलिए बताइए, इसमें से किसको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बताइए तो। हम्म, तो इसमें से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और बढ़ा कम ज्यादा कौन वाला है, कैसे पता चलेगा आपको? हाँ, चलिए यही तो हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने वर्षों के लिए निर्यात आयात की तुलना में 10% से अधिक रही है, कितने वर्षों के लिए? तो ये वर्ष अलग अलग है ना, 2004 है, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, अलग अलग वर्ष है। पूछ रहा है इसमें से कौन कौन से वर्ष में ऐसा वर्ष हुआ जब निर्यात, मतलब निर्यात का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात। ठीक है, तो जैसे नहीं कहता एक्सपोर्टेड कार है, एक्सपोर्टेड, सॉरी इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड कार है मेरा। तो इम्पोर्टेड का मतलब वो इम्पोर्टेंट वाला इम्पोर्टेंट नहीं समझना, इम्पोर्टेड तो बाहर विदेश से मंगाया गया, है ना, विदेश से उसको हम मंगवाए हैं, यहाँ पे भारत में नहीं मिलता है, वो इम्पोर्टेड हो गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेड जो है बोल रहा है, जैसे हम हमारे देश में, हमारा देश का जो जीडीपी होता है उसका ग्रोथ रेट इससे डिसाइड होता है कि हम कितना ज्यादा बाहर से सामान मंगवा रहे हैं और कितना ज्यादा यहाँ से सामान बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं आपके पास कितना है, 100 रुपया का बजट है। कितना? 100 रुपया का बजट है। ठीक है, अगर आप 100 रुपया के 100 रुपया का टोटल माल है आपके पास, अगर आप बाहर से 120 रुपया का सामान मंगवा लेते हैं, कितना? 120 का, और आप 120 का सामान मंगवा के और अपने यहाँ से 80 रुपया भेजते हैं यहाँ पे बाहर, 80 का सामान बाहर भेजते हैं, तो आप कितना परसेंट लॉस में है? कितना परसेंट लॉस में है आप? बोलिए। 120 रुपया का सामान बाहर से मंगवाए, मतलब 120 रुपया कर्ज लिए आप। ठीक है,
तो आपके पास कैपिटल कितना हुआ 120 रुपया, और आप 80 रुपया मात्र इससे बेच पाए, तो कितना का लॉस हुआ? 40 रुपया का लॉस हुआ ना। तो 40 रुपया का जो लॉस हुआ वो कितना परसेंट है 120 का? 30%, लगभग 33%, 33.33%। तो इतना प्रतिशत आप क्या रहे हैं? लॉस में। समझ गए? प्रॉफिट लॉस भी सिखा दिया आपको। चलिए, तो ये आपका लॉस हो गया, लेकिन आपको हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो सिखाते ही हैं, लेकिन आपको आयात निर्यात में हम ये इसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं कि पूछ रहा है यहाँ पे कि कितने वर्षों के लिए, मतलब कितने वर्षों में आयात जो हुआ है, तो बाहर से आप जो निर्यात जो हुआ, आप यहाँ से सामान बेचे हैं, वो आयात की तुलना में 10% से अधिक है। कितना? 10% से अधिक है। मान लेते हैं आप बाहर से मतलब आप बाहर से कितना मंगवाए? 80 रुपया का सामान बेचे, ठीक है, 80 रुपया का सामान आप बाहर से मंगवाए और 90 रुपया आप बेच दिए। कितना बेचे? 90 रुपया। तो आप कितना परसेंट वो प्रॉफिट में रहे? कितना रुपया प्रॉफिट में रहे? 10 रुपया प्रॉफिट में रहे ना। तो हमारे देश का जो जीडीपी होता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आधारित होता है। हम जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम लॉस में रहेंगे, और जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम फायदे में रहेंगे। समझ गए? तो यही बोल रहा है कि कब कब कौन कौन सा साल ऐसा हुआ जब आपका जो निर्यात हुआ, मतलब यहाँ से आप जो भेजे हैं वो बाहर से मंगवाने की तुलना में 10% से अधिक रहा। तो 2004 में देखते हैं, है ना, 2004 में हम देखते हैं, 2004 में हम देख रहे हैं कि जो ये निर्यात है ना, 2004 में जो निर्यात है वो 40 रुपया है, और आयात हम कितने किए हैं? 35 रुपया किए हैं। कितना किए हैं? 35 रुपया किए हैं। ये ऊपर वाला हमारा निर्यात हो गया। चलिए, निर्यात आयात का ना एक सिंबल बना देते हैं। निर्यात का मतलब हो गया हमारा ये त्रिकोण हो गया, और आयात का मतलब हो गया वर्ग। तो ये हमारा निर्यात हो गया आयात, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, और स्क्वायर हो गया हमारा वर्ग। अब 10% से अधिक पूछ रहा है, तो ये निर्यात है, और इसको आयात को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 में से हम कितना घटाएंगे? 35, और नीचे में कितना देंगे हम? किससे पूछ रहा? आयात की तुलना में। किसकी तुलना में? आयात की तुलना में। तो तुलना जिसके बारे में पूछेगा उसको हम नीचे करेंगे। तो ऊपर में कितना हो गया? 5/35। कितना हुआ? 5/35। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से भाग देंगे ना। तो 5×7=35। तो 100 को हम किससे भाग देंगे? 7 से। कितना? 7×1=7, बच गया हमारा 3 0, और 7×4=28, 28, बच गया 2, और दशमलव देके 0 उतारेंगे तो 7 दूना 14, और फिर बचेगा यहाँ पे 6, तो 7×8 = 56, मतलब 14 पॉइंट कितना हुआ? 28। 2004 में जो हमारा निर्यात रहा, 2004 में जो हमारा निर्यात रहा, आयात से कितना प्रतिशत अधिक है? 14%। तो 2004 का डेटा तो हम देख लिए। अब हम 2005 का डेटा देखते हैं। ये 2005 हो गया, है ना। अब इसका हम डेटा देखते हैं। तो 2005 में देखिए यहाँ पे जो निर्यात है
ये जो निर्यात है 65 है ना, निर्यात 65 है और आयात कितना किए हैं, ये वाला आयात है 60 है, तो 65 माइनस 60 और 60 से इसको तुलना करेंगे तो 5 बटा में हो जाएगा ये 60। तो 5 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, 6%। 60 का 10% कितना होगा, 60 का 10% कितना होगा, 6 होगा, होगा ना। तो 5 तो 6 से भी कम है ना, तो मतलब ये वाला 2005 का जो है डेटा वो क्या है, 10% से कम है। लेकिन हमको किसको चुनना है, जो 10% से अधिक है उसको चुनना है, चुना है ना। तो 5 में से 5 को अगर हम भाग देंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 5 बटा में 60 अब गुने हो जाएगा 100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो 50 25 बटा में 3 करेंगे तो 8.3% हुआ ना। तो ये तो 10% से कम है, तो ये 2005 वाला हम कैंसिल कर दिए और ये हमारे पास एक हो गया 2004, तो 1 साल हो गया, ये कैंसिल कर दिए। जो 2006 देखते हैं, तो 2006 में जो ये आयात निर्यात है तो उल्टा है ना। इसमें देखिए आयात क्या है, ज्यादा है और निर्यात कम है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है निर्यात की तुलना में मतलब निर्यात जो है आयात की तुलना में अधिक है, मतलब आयात ज्यादा होना चाहिए, सॉरी आयात कम होना चाहिए, निर्यात ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे निर्यात कम है और आयात ज्यादा है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। दिमाग फंस गया ना यहीं पे सबका। यहाँ पे समझा रहे हैं कि निर्यात जो है मतलब एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा है, 10% से ज्यादा, तो इसमें तो 14% है और 2005 वाला में 8% आया। अब हम देख रहे हैं इसको 2006 को, तो 2006 में तो आयात ही ज्यादा है, निर्यात कम है, लेकिन हमको निर्यात ज्यादा वाला होना चाहिए, तो ये तो ऐसा ही कैंसिल हो गया ना। अब हम देखेंगे 2007 में बोल रहा है कि इसमें देखिए आयात ज्यादा है, आयात कम है और निर्यात ज्यादा है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये निर्यात जो है इसका 55 है, 2000 कितना है 7, 2007 में निर्यात है 55, तो 55 माइनस आयात है 50, तो 50 कर दिए और आयात से तुलना करना है ना, तो नीचे में हम आयात कर देंगे 50, तो 5 बटा में क्या हो गया 50 और 5 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो 10% हो गया। तो तीसरा डेटा मिल गया। तो अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 10% या उससे अधिक। तो एक वर्ष तो 2004 है, दूसरा वर्ष 2008 हो गया, नहीं 2007 हो गया, तो ये हमारे लिए सही है। अब हम इसका 2008 देखते हैं, 2008 का डेटा देखते हैं। 2008 में बोल रहा है कि जो आयात है, जो आयात है वो है 75, नो सॉरी 80 है ना, 80 के ऊपर तो 85, 85 और जो निर्यात है वो 80 है, माइनस 80 अब बटा में क्या हो जाएगा, निर्यात 80, तो क्या हो जाएगा 5 बटा में 80। अच्छा 80 का 10% कितना होता है, 8 होगा ना। तो ये तो 5 है, तो 8 से भी कम है। 80 का 8% कितना होगा, 10% कितना होगा 5 होगा, तो ये तो 5 से भी कम है ना, मतलब 8 से भी कम है। तो ये तो लगभग मतलब अगर हम 5 को भाग देंगे 50 को, अगर 80 से भाग दिए तो कितना हुआ, 8 पचे 0.8 6 48, मतलब
लगभग कितना हुआ, 6% हुआ। तो 2008 का भी डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो ये भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो एक 2004 का काम आया और एक 2007 का। अब हम 2009 देखते हैं। 2009 में बोल रहा है कि इसका जो निर्यात है वो है कितना प्रतिशत, 80 है। तो निर्यात हो गया 80 और आयात हो गया 75। 80 माइनस 75 बटा में जो निर्यात होगा उसको नीचे करेंगे, क्योंकि निर्यात से तुलना करना है। तो ये हो जाएगा 5/75। तो 75 का 10% कितना होगा, 7.5। तो 7.5 से भी कम है 5। तो 10% से भी कम हुआ ना 5। तो ये भी कोई काम का डेटा नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए कितने वर्ष जो है इसमें से 10% या उससे अधिक है निर्यात, 2004 और 2007 दो को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी दो। कितना लोगों का दिमाग यहाँ पे हैंग हो गया होगा। बिल्कुल हैंग नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा कंसंट्रेशन कहाँ से आ रहा है। आप बस कंसंट्रेशन तो कीजिए। ये ना एकदम वाहियात बातें हैं, कोई आके बोल दिया गधा कि हम 45 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अरे हम किसी चीज से रिलेटेड हम जितना चाहे, हमारे अंदर जितना जब तक एनर्जी रहेगा ना तब तक हम वो कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। जितना एनर्जी होगा उतना देर कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये साइंटिफिक बातों पे ना बहुत ज्यादा बिलीव मत करो, ठीक है। वो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि विजुअलाइज होते रह रहा, होते रह रहा, होते रह रहा है। हमारे बीच में तो 2-2 मिनट 4-4 मिनट का गैप हो रहा है ना। हम बातें भी कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं ना कर रहे हैं कि आप फोकस कर रहे हैं। दिमाग को ना वहां से बाहर निकालो। तो हम एक क्वेश्चन देख लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आप लोग ना वीडियो एक बार देख लीजिएगा फिर से जब हम अपलोड कर देंगे आज, तो ठीक है। एक बार प्लीज देख लीजिएगा। सबको बोल रहे हैं, सुन रही हो। हाँ, आप सबको बोल रहे हैं, एक बार वीडियो ना जरूर देख लीजिएगा जाके क्लास के बाद। जो जो सीरियस है, गधा गधई है, उसका क्या ही कर सकते हैं, जिसको कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे देख लेना, आज ही अपलोड कर देंगे इसको, ठीक है। चलो, निम्नलिखित ग्राफ आईटी में वही सेम क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष का निर्यात वृद्धि प्रतिशत पूर्व वर्ष की तुलना में सर्वाधिक रहा है। बोल रहा है किस वर्ष की वृद्धि प्रतिशत पूर्व वर्ष की तुलना में सर्वाधिक रहा है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि कहाँ कब देखे, मतलब सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि कौन सा था, 14 ही था ना, 14% था ना। हेलो, माइक बंद कीजिए जिसका अननेसेसरी साउंड आ रहा है। 14% है, तो 14% किसकी तुलना में है, 2004 में है ना। अब पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि किस निम्नलिखित में से किस वर्ष का निर्यात वृद्धि प्रतिशत पूर्व वर्ष की तुलना में सर्वाधिक रहा है, निर्यात वृद्धि। तो निर्यात वाला हम ऑप्शन देखते हैं। ये निर्यात वाला 2004 में कितना है, ये 40 है, और 2005 में बढ़ के कितना हो गया, 65 हो गया। ये निर्यात ही है ना, यहाँ पे यहाँ भी तो है, ये 40 है और ये 65 हो गया। आप लोग का आवाज जा रहा है मेरा। चलिए, तो
ये क्या हो गया? पहला, निम्नलिखित में से किस वर्ष का निर्यात वृद्धि प्रतिशत पूर्व वर्ष की तुलना में सर्वाधिक रहा है? तो यहाँ पे देखो, 2004 में 40 था, 2005 में बढ़ के कितना हो गया? 65। ठीक है। और अब ये देखते हैं, 2006 में कितना हो गया? ये 70। 2007 में तो घट गया, ये 2007 में घटा ना ये निर्यात आयात। तो 2060 में 7 में कितना हो गया? 55। 2008 में 2000 ये 8 है, तो 2008 में बढ़ के कितना हो गया? 85। 55 से 85 हो गया। 2009 में फिर घट गया, तो ये कितना बचा? 80। चलिए, तो हमको सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ 40 से 55 उछाल मारा सबसे ज्यादा, देख रहे हैं? कितना बढ़ा यहाँ पे? 25 रुपया। और इसमें कितना बढ़ा? 5 रुपया। और इन दोनों में कितना बढ़ा? ये तो माइनस हुआ ना, माइनस में कितना हुआ? 15। और ये फिर बढ़ गया कितना? 30 रुपया, प्लस 30 हो गया। और ये फिर घट गया -5। तो माइनस वाला को तो हमको ऐसे ही काट देना है। मतलब ये देखो, ये क्या है? ये है 2004, 2004 है, ये 2005 है, ये 2006 है, ये 2007 है, और ये 8 है, और ये 9 है। ठीक है, देख लिए। लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि कब हो रहा है? एक हो रहा है 2005 में, हो रहा है ना, और एक हो रहा है 2008 में। यही हो रहा है ना, दोगो। बोलिए, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो ये 25 वृद्धि जो हुआ, किसमें हुआ? 40 में वृद्धि हुआ। ये 40 में 2004 में निर्यात कितना था? 40 रुपया। और 2005 में बढ़ के हो गया 65। तो 25 रुपया जो वृद्धि हुआ, वो किस में हुआ? 40 में हुआ। तो इसको प्रतिशत में अगर बदले तो कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 बार में, और ये 5 बार में। तो 25 25 125, 25 25 125, और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 66। और 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 5। मतलब 62% की वृद्धि हुआ था कब? 2005 में। समझ रहे हैं? 62% का वृद्धि हुआ था 2005 में। अब एक और वृद्धि हुआ था 2008 में, वृद्धि हुआ था ना। तो 2008 का डेटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 2007 में था 55, और 30 रुपया बढ़ा। तो 30 रुपया बढ़ा किस में? 55 रुपया में। तो इसको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 11 बार में, और ये हो जाएगा 20 बार में, है ना? तब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 600 भागा 11। तो इसको अगर इससे 600 को 11 से भाग देंगे तो 11 5 55, 5 और 0 बचा, तो 11 चौका 44 पॉइंट, बच गया 6। तो 11 5 55, और 5 4, तो ये 5 4 5 4 चलते रहेगा। तो ये दोनों में सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुआ? ये कौन से साल में हुआ वृद्धि? 2005 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005। समझ में आया बाबू साहेब? कितने लोग इसमें भाग गए छोड़ के?
ललिता जी भाग गए हैं। तो सबसे आसान रहता है, बस आपको समझना है। क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। ग्राफ कहीं से भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं पूछेगा। तो ग्राफ, टेबल, चार्ट कुछ भी पूछ सकता है, समझ गए। एक बार हम इसको ना दूसरे पेन से समझाते हैं आपको। हाँ, ग्रीन पेन से समझाते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्यात की वृद्धि प्रतिशत पूर्व वर्ष की तुलना में पूछा। तो जिस वर्ष की तुलना में पूछेगा उसी से हम नीचे का भाग देंगे ना, है ना। सर्वाधिक रहा पूछा तो हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो डेटा कलेक्ट किए तो पहला में निर्यात जो रहा वो 40 रहा, और दूसरा साल 2005 में 65, तीसरा साल 2006 में 70, और 2007 में 55, 2008 में 85, 2009 में 80। अब हम देखते हैं कब कब बढ़ा निर्यात। तो यहाँ पे देखेंगे कि 40 से बढ़ के 65 हो गया 2005 में। 2004 की तुलना में 2005 में बढ़ा कितना, 25 रुपया। अब इस 2005 और 6 में 5 रुपया बढ़ा। 2006 से 7 में घटिए गया, माइनस में चल गया। लेकिन यहाँ पे वृद्धि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, निर्यात वृद्धि। 2007 और 8 में बढ़ गया कितना, 30%, सीधे 30 रुपया बढ़ गया, है ना। और 2008 और 9 में बढ़ गया, घट गया 5 रुपया। तो घट गया उसको तो हम ऐसे ही काट देंगे, है ना। लेकिन जो बढ़ा, तो बढ़ा में तो 25 रुपया ज्यादा है, 30 रुपया ज्यादा है कि 5 रुपया ज्यादा है। तो 5 रुपया वाला तो ऐसे ही कट गया। तो एक बचा 25 और एक बचा 30। तो दोनों का प्रतिशत वृद्धि जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 2004 में निर्यात रहा 40 रुपया। कितना रहा, 40 रुपया, और बढ़ा था कितना, 25 रुपया। तो 40 का 25 रुपया कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो गुना किए तो कितना प्रतिशत आया, 40 का 25 रुपया कितना प्रतिशत है, 62%, 62.5%। फिर दूसरा डेटा है हमारा 55 और 30 का। तो हम देखें कि 30 रुपया जो है वो 55 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में निकालने के लिए गुना किए तो ये आया 54%। समझ गए। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कब वृद्धि हुआ, 2005 में वृद्धि हुआ। 2005 इसका राइट आंसर हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें कि वर्ष 2004 से 9 तक की अवधि से औसत निर्यात कितना रहा। औसत निर्यात पूछ रहा है, औसत निर्यात का औसत पूछ रहा है। वो परसेंटेज पूछ रहा, प्रतिशत पूछा ना, यहाँ पे औसत पूछ रहा निर्यात। ये निर्यात ये वाला है। अब ये जितना इस टाइप का डेटा है सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2004 में ये कितना है, 40 है। 2005 में कितना है, 65 है, 65। 2006 में कितना है, 70 है, 70 जोड़ दिए। 2007 में कितना है, ये 55 है, तो 55 जोड़ दिए। 2008 में कितना है, ये 85 है, 85 जोड़ दिए। 2009 में कितना है, ये 80 है, 80 जोड़ दिए। और सबको औसत निकालने के लिए सारे वर्ष से हम गुना भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5 5 10 और 5 15 के 5, और ये हमारा हो गया हासिल 1, 4 1 5, 6 5 11 और 7 18, 5 23 और 8 31 और 8 कितना हुआ, 39। 395 से 6 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 6 36, 6 6 36 हो गया। अब बचा 3, 39 में से 36 गया 3 और 5, तो 6 से भाग देंगे 30 में तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 6 5 30, और बच जाएगा कितना, 5। तो 5 दशमलव दे दिए, तो 5 पे को शून्य उतारेंगे और फिर 6 से 50 में भाग देंगे कितना बार में, 6 8 48, और फिर ये बच जाएगा कितना, 2 3। यही आंसर है ना, 60
5 पॉइंट इतना प्रतिशत, सॉरी औसत, एवरेज। आसान है ना? अरे सब क्वेश्चन आसान है भैया, बस आपको समझना है, क्वेश्चन को समझना है, बनाना बहुत आसान है। आपको एवरेज हम सिखा दिए, परसेंटेज सिखा दिए, औसत सिखा दिए, बस क्वेश्चन समझ जाइए, कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2004 से 2009 की अवधि में निर्यात की प्रतिशत आयात से कितना अधिक है? क्या पूछ रहा है? निर्यात की प्रतिशत, निर्यात की प्रतिशत आयात से कितना अधिक है? निर्यात का प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? आप लोग एकदम 1 मिनट का टाइम दे रहे, फटाफट बनाइए था, 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन समझिए तो बनाइए। बन गया? नहीं बना ना? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2004 से 2009 की डेटा की बात कर रहा है, किसका? 2004 से 2009 की डेटा की बात कर रहा है। तो 2004 से 9 का निर्यात हम लोग निकाले थे, कुल निर्यात कितना है? हाँ, 2004 से 2009 का निर्यात निकाले थे, कितना आया था? 375 आया था ना? सॉरी, 395 आया था निर्यात। निर्यात 395 आया था। चलो सुरुचि बताओ कैसे ऑप्शन बी आएगा? हाँ, इसका प्रतिशत निकाले हैं। हम्म, हाँ बहुत अच्छा, यही तो पूछ रहा है। कितना प्रतिशत अधिक रहा है आयात से, है ना? तो निर्यात जो था 395 था, और आयात कितना हुआ, कितना था? आयात कितना हुआ? अब आयात को हम जोड़ेंगे, आयात को अगर हम जोड़े तो ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस, ये हो गया हमारा 60 प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 75 प्लस, और ये हो गया हमारा 50 प्लस, ये हो गया हमारा 80 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 75, है ना? तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 375, 375 आया। ठीक है, तो आयात कितना हो गया? 375। अब पूछ रहा है कि निर्यात का प्रतिशत, क्या पूछ रहा है? निर्यात का प्रतिशत आयात से कितना अधिक रहा है, मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा हमको प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट कितना प्रतिशत हुआ, प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा।
है ना। ओवरऑल प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको हम घटा देंगे 395 माइनस 375। और किससे पूछ रहा है, आयात से। इस आयात से कितना अधिक है, तुलना किससे कर रहा है, आयात से। तो आयात वाला कितना है 375, तो 375 कर दिए। और इसका प्रतिशत निकालना है तो हम हमेशा 100 से गुना कर देते हैं, करते हैं ना। तो 395 में से 375 घटा कितना बचा 20, बटा में 375 गुना 100 करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो 75 से काटेंगे तो ये 4 और मतलब 4 से 12 और 3 15 बार में कटेगा, और ये 4 बार में कटेगा, है ना। 5 से काटेंगे 3 बार में, और ये 4 बार में। तो 4 चौका 16 बटा में 3, तो कितना हो जाएगा 5.33। यही हमारा क्या हो गया प्रतिशत। मतलब हमारा जो आयात रहा, हमारा जो निर्यात रहा, मतलब हम माल जो भारत से बाहर भेजे, वो आयात से 5% अधिक रहा। कितना प्रतिशत, 5% ओवरऑल हम प्रॉफिट कमाए। ठीक है, कितना प्रतिशत, 5% हम ओवरऑल प्रॉफिट कमाए। ठीक है, समझ में आई बात, सबको समझ में आया। देखिए एक बार ना आप लोग और अच्छे से समझिए। यहाँ पे बोल रहा है 2004 से 2009 की अवधि में निर्यात का प्रतिशत। यहाँ पे इस प्रतिशत को आप टोटल से समझिए, मतलब आयात जो था वो निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक था, बस इतना समझिए। ये यहाँ पे प्रतिशत बीच में लिख के आपको क्या कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इससे, तो समझिए यहाँ पे बोल रहा है कि 2004 से 2009 के अवधि में जो निर्यात का प्रतिशत था आयात के प्रतिशत से कितना अधिक था। मतलब आयात निर्यात जो था वो आयात से कितना अधिक था, यही पूछ रहा है वो। समझ गए। तो अब पूछ दिया तो हम दोनों को जोड़ेंगे, तो एक आया 395 और एक आया 375, तो 20 बचा। और प्रतिशत आयात से तुलना कर रहा है, तो जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रखेंगे 375, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5.33%। है ना आंसर, यही हमारा हो जाएगा राइट। समझ गए। चलिए ये लास्ट ऑप्शन है, आप लोग इसको अपने से बनाएंगे। ठीक है, कल मतलब आज सब लोग अपने से बनाएंगे। ये कुछ नहीं है, 2004 की तुलना में 2009 में आयात में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, यही पूछ रहा है। मतलब 2004 में जो आयात हुआ वो था 35, और 2009 में जो आयात हुआ वो था कितना 75। तो हम 75 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। और तुलना किससे कर रहा है, 2004 की तुलना कर रहा है 2004 से। तो 2004 में आयात कितना था 35, तो 35 से हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे और करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 800 बटा में 7। और ये कितना बार में कटेगा, लगभग 110 पॉइंट सॉरी 114 पॉइंट समथिंग, तो 114% हो जाएगा। हिंट क्या, हम तो सोल्व कर दिए, हमको लगा हिंट देंगे। समझ गए। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे अपने से। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा भी ग्राफ, बार ग्राफ से रिलेटेड हमारा डीआई है। ये कैसे बनता है वो समझते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है 2010 और 2011 के लिए बी राज्य और डी राज्य के छात्रों के नामांकन का क्या अनुपात रहा। अनुपात पूछ रहा है,
देखिए यहाँ पे इसमें कुछ डेटा मिसिंग है, 2010 और 11 लिखा है ना, तो एक ये वाला जो ये लाइट ब्लू पिंक है वो है 2010, और जो डार्क पिंक है वो है 2011। समझ गए? इसी के आधार पे आपको सोल्व करना है। तो पूछ रहा है 2010 और 11 के लिए बी राज्य और डी राज्य के नामांकनों का अनुपात। तो 2010 में ये 2010 बी और डी पूछ रहा ना, तो एक तरफ हम बी का रखेंगे, एक तरफ डी का रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी अनुपात डी, यही पूछ रहा ना। तो बी में देखेंगे, बी में जाएंगे, तो बी में नामांकन क्या है 2010-11 में, 2010 में है 75 और 2011 में 65, तो 65 प्लस 75 हो गया, अनुपात हो जाएगा डी में, डी में कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 85 और ये हो गया हमारा 95, 85 प्लस 95, तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 5 5 10 के 0, 7 6 13 1 14, 140, और ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, 9 8 17 1 18, है ना, 1 0 से 1 0 और 2 से 7 बार में और ये 9 बार में, तो 7:9 इसका हो जाएगा राइट आंसर। यही है ना, 7:9। कितना आसान है, और ये मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन है इसमें, डीआई में, पीवाईक्यू में बहुत कम लोगों से बनता है। आसान लग रहा है ना अभी? देखो फिर से एक बार समझाते हैं। वर्ष 2010 और 11 के लिए बी राज्य और डी राज्य के छात्रों के नामांकन का अनुपात पूछ रहा। तो यहाँ पे एक डेटा इसमें मिसिंग है कि आगे जब क्वेश्चन सब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों डेटा है 2010 और 11 का। तो ये पूछ रहा है कि 2010 में बी, 10-11 में बी और 10-11 में डी, डी में दोनों वर्ष का क्या रहा अनुपात पूछ रहा। तो एक बी को पहले देखेंगे, तो बी में है जो चिन्ह से ऊपर रहेगा मतलब 5 ज्यादा है, तो ये 65 हो गया, 75 हो गया और ये 65 हो गया, तो 75 65 को जोड़ दिए, और डी में ये हो गया हमारा 85 और ये 95, ये दोनों को जोड़ दिए और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा अनुपात। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, 2010-11 के लिए सी राज्य के नामांकन ई राज्य की नामांकन का कितने प्रतिशत है, मतलब सी का नामांकन ई से कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है ना। तुलना किससे कर रहा है, सी का तुलना कर रहा है ना ई से, तो हम पहले सी और ई का डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना। तो सी राज्य में 2010-11, तो ये सी राज्य है और एक 2010 और एक 2011 का डेटा है ना, दो डेटा। तो सी राज्य में छात्रों का नामांकन, तो सी में कितना है, एक है 95 और एक है 110, तो 95 प्लस 110 हो गया ना, और दूसरा है ई, तो ई का डेटा क्या होगा, ई का डेटा होगा हमारा, एक हो जाएगा ये 75 और दूसरा हो गया 95, तो 75 प्लस 95, है ना, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, ये होगा 110 है ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा 215 हो गया ना, ये 215 हो गया सी, और ई हो गया हमारा कितना, 5 5 10 के 0, 9 7 16 और 1 17, 170। अब पूछ रहा है कि दोनों का डेटा मिल गया, अब कितना प्रतिशत, कितना होगा, अच्छा 205 होगा, हाँ ये 205 हो गया। ठीक है, चलो ये सी का है ना, तो एक तो हमारा हो गया 95 और दूसरा हो गया 110, तो 205 हो गया, 205 और 170। अब हमको पूछ रहा है कि सी राज्यों की नामांकन
ई राज्य के नामांकन का कितना प्रतिशत है, ई का कितना प्रतिशत है, तो ई वाला कहाँ जाएगा, नीचे, जिसका प्रतिशत पूछ रहा है वो नीचे जाएगा। और क्या करना है, प्रतिशत है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, तुलना कर रहा है किसका किसका, कितना प्रतिशत अधिक नहीं है और कितना प्रतिशत ज्यादा नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है। ज्यादा और अधिक पूछता तब हम घटाते या बढ़ाते, ये टोटल प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टोटल प्रतिशत। तो तुलना किससे कर रहा है, ई से, ई यहाँ पे हो गया, और किसका पूछ रहा है, सी का, तो सी कितना हो जाएगा 205, और प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है तो 110 से इसमें हम भाग दे देंगे, ठीक है, सॉरी 100 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो प्रतिशत निकल जाएगा, निकलेगा ना। अब इसको आप कैलकुलेट कर दो, 205 से 170 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 17 से इसको भाग दोगे, कितना हो गया 2050, भागा 17 कर दो, तो 17 एक 17, बच गया 3 5, 17 दूना 34, एक और शून्य, और तो यहाँ पे शून्य उतार दो, अरे क्या हो गया, सही बना रहे हैं ना हम लोग। अच्छा इसको मोबाइल से कैलकुलेट करो तो कितना आया, 120, अच्छा तो 120.5 है, किसके नजदीक में है, 126 के नजदीक में है। लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है, हाँ, अरे नहीं, आंसर ही गलत दे दिया है बेटा, हाँ हाँ हाँ, इसमें ना आंसर ही गलत दे दिया है, ये ना हम देखे, मतलब क्वेश्चन याद है हमको, इसमें ना मतलब ई नहीं, एफ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एफ, ठीक है, तो एफ लिखेंगे, तो एफ लिखेंगे ना, तो ये इसका डेटा बदल जाएगा ना डेटा, इसको एफ करो, क्वेश्चन में एरर था, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, क्वेश्चन में एरर था, मतलब आपको पढ़ाने से पहले हम एक बार क्वेश्चन मिलाते हैं ताकि आपको बीच में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो हम देखे थे यहाँ पे कि क्वेश्चन ही गलत दे दिया था। तो अगर हम सी का डेटा देखें तो सी में कितना आ रहा है, सी में एक है 95 और 110, तो 95 प्लस 110 हो गया, और एफ में कितना हो गया, एफ में हो गया एक 70 और एक 80, 70 प्लस 80, तो दोनों को अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 205 और दूसरा हो जाएगा 150, हो गया ना। तो अब तुलना किससे हो रहा है, 150 जो है, मतलब 150 का 205 कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करो, वही तो हम कह रहे हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, 5 से 3 बार में, और 5 से 5 चौका 20 और एक 401 बार में कट गया, और अब ये हो गया 40, 110, और 3 से भाग देंगे तो एक बार में कटा, और ये एक बचा 0, 3 3 9, और ये फिर एक बचा, फिर 0 उतारेंगे, क्या हुआ,
अरे माइक ऑफ करके हंसो ना। कितना आया था यार, फिर गड़बड़ा गया, डिस्ट्रैक्ट कर देती हो। 130। हाँ, तो ये सही हम काटे हैं ना। ठीक है, तो 3 से इसको हम भाग देंगे, मतलब 205। ये सही है ना, यहाँ पे 110 और 95, 205 ही होगा ना ये। हाँ, 205 से अगर इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 3 से करेंगे। अच्छा, 10 से 10, 5 ते 15, और 3 से इसको भाग देंगे तो 5 से, तो 5 चौका 20 और 5 एके 5, तो हो जाएगा 40। 10 भाग देंगे अगर हम 3 से, 3 एके 3, और ये बच गया 0, तो 3 तिहाई 9, और अब बचा 1 और 0 उतारेंगे। कैसे कैसे तुम लोग करी हो, फिर यहाँ पे आ रहा है, गड़बड़ हो गया। अ- अरे इसमें किसी और का दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या मेरे अलावा? 36। देखो, यहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ ना। यहाँ पे 5 है ना यहाँ पे, और गुने हो गया 100, और बटा में 150। ठीक है, 10 से 10 काट दिए, तभी हो जाएगा 20 और 50। और अब इसको काटो कितना से, हम यहीं पे गलती कर दिए थे ना। 41 होगा, तो हम उसको 401 लिख दिए थे, वही तो गलती किए थे। और आप लोग देख रहे हैं मेरा गलती एकदम बैठ के। जाइए, क्या है। ठीक है, तो 15 से भाग देंगे तो ये 15 एके 15, बच जाएगा 5, और फिर हम 5 उतारेंगे तो 15 या 45, बच गया 10, और 10 उतारेंगे तो 15 सत्ते 15 छक्का 90, अब बच जाएगा 10। तो दशमलव दे के इसको काटेंगे, फिर 6 हो जाएगा ना। तो कितना लिखेंगे इसको एवरेज में? 136 लगभग। हम यहाँ पे बार बार गलती कर रहे हैं इसको, और आप लोग देख रहे हैं। 41 को हम लिख दे रहे हैं 401, और आप लोग देख रहे हैं। क्या गोबर की तरह दिमाग है आप लोगों का। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि कितना प्रतिशत है ये? मेरा चिकन ठंडा हो रहा है। अरे नहीं, तो ये आगे का जो ये क्वेश्चन है, और ये आप लोग तीनों बना के लाएंगे। अब थोड़ा सा हम ना एक बार जैसे डीआई आज खत्म कर रहे हैं, फिर डीआई खत्म हो गया, अब नहीं पढ़ाएंगे, हो सकता है एक आध क्लास और लेंगे बीच में, लेकिन फिलहाल डीआई खत्म करेंगे, आज लास्ट है। तो हम आप लोगों को अनुपात एक बार रिवाइज करवा देते हैं, रेशियो, और फिर आप निकलिए पहली फुर्सत में। ठीक है, सुन रहे हैं? हाँ, तो अनुपात मतलब जो रेशियो है, रेशियो का फॉर्मूला आप लोग को याद है कि नहीं? रेशियो का फॉर्मूला जैसे कि मान लेते हैं ए बाई बी में कोई संख्या है ना, कोई संख्या ए बाई बी में है, तो इसको रेशियो में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ए अनुपात बी कर देते, ए अनुपात बी लिख देते हैं, यही लिखते हैं ना। या अगर दो संख्या दे रखा है ए और बी, तो इसको दोनों को अनुपात में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ए अनुपात बी कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। चलिए, और दूसरा फॉर्मूला होता है समानुपात। दूसरा क्या होता है? समानुपात, प्रोपोर्शन।
समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। जिस तरीके से ये दोनों है उसी तरीके से ये दोनों है। जैसे आप लोगों को रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है कि जैसे एक पे एक एक मिनट, जैसे मछली का संबंध है पानी पानी से, तो अब यहाँ पे समानुपात का ऑप्शन दे देगा, और दूसरा देगा जो आपका अनुपात होगा वो कि शेर का संबंध है जंगल से। मतलब मछली जिस तरीके से पानी से रिलेटेड है उसी तरीके से शेर भी किससे रिलेटेड है? जंगल से। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरह का जो स्टेटमेंट है वो सेम रूल फॉलो करता है। क्या करता है? सेम रूल फॉलो करता है। यही हमारा समानुपात हो गया। समझ में आया? मछली पानी में रहता है उसी तरीके से शेर जंगल में रहता है। समझ में आया? तो अगर मैथमेटिक्स में समानुपात की बात करें तो क्या होगा? अगर 4 ऑप्शंस रहेगा ए बी सी एवं डी, तो इसको समानुपात में लिखने के लिए क्या करेंगे हम? ए अनुपात बी और बी समानुपात सी अनुपात डी। समझ गए? मतलब जिस तरीके से ए बी रिलेटेड है उसी तरीके से सी और डी भी इक्वल होगा। समझ में आया? और अगर ये संख्या अलग अलग होगा तो ये समानुपात में बराबर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या? नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि जो इसका जो बाहरी क्या बोलते हैं, बाहरी राशियों का जो गुणनफल होता है उसके बराबर में होता है क्या? आंतरिक राशियों का गुणनफल। चलिए मान लेते हैं कि एक समानुपात है आपका 2:5 है। ठीक है, तो इसका समानुपाती क्या होगा? इसका समानुपाती क्या होगा? 6:15 होगा, है ना? तो अब अगर हम इसके समानुपात करेंगे, क्या करेंगे? समानुपाती करेंगे, मतलब इसका माध्यमिक राशि क्या होगा? देखिए दोनों तरफ कैसे बराबर है हम ये समझा रहे हैं। दोनों तरफ कैसे बराबर है हम ये आपको समझा रहे हैं। दोनों तरफ इक्वल नहीं है लेकिन दोनों तरफ सेम रूल अप्लाई होता है। क्या होता है? दोनों तरफ सेम रूल अप्लाई होता है। जैसे अगर आप 2 को देखेंगे कि 5 का कितना प्रतिशत है, उतना ही यहाँ भी 6 भी 15 का प्रतिशत होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम प्रतिशत निकाल के आपको दिखा दे तो वो भी आपका मन संतुष्ट कर देता है। आप लोग फटाफट मोबाइल में निकालिए था। जो 2 है 5 का कितना प्रतिशत है, तो 2/5 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 बार में हो जाएगा, सॉरी 20 बार में हो जाएगा। अब 20 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 40%। मतलब हाँ, जो 2 है 5 का कितना प्रतिशत है? 40%। उसी तरीके से जो 6 है वो 15 का कितना प्रतिशत है? 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से इसको करेंगे 20 बार में तो कितना हो गया? 40%। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इक्वल है, दोनों तरफ सेम रूल फॉलो होता है कि जो पहला अक्षर है दूसरा का 40% है। समझ गए? चलिए, तो ये तो हम आपको बराबर करने के लिए दिखाए, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि जब दोनों बराबर है तो दोनों का जो माध्यमिक राशि होगा वो भी बराबर होगा, है ना? तो मतलब मध्य राशि जो बराबर करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ये है, तो बाहरी राशि को बाहर से गुना कर देंगे, आंतरिक राशि को अंदर से गुना कर देंगे। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? दोनों को बराबर करने के लिए ए गुने डी और अनुपात हो जाएगा बी गुने सी। तो
ए की जगह पे क्या है 2 है और डी की जगह पे 15, तो गुने 15 हो गया। अनुपात क्या हो जाएगा 5 गुने 6, तो 15 दूना 30 अब बराबर 6 पचे 30, दोनों बराबर हुआ। तो ये समानुपात हो गया। ये टोटल इसको क्या बोलते हैं हम समानुपात बोलते हैं। समझ गए कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन अगर किसी संख्या का मध्य अनुपात निकालना होगा, क्या निकालना होगा मध्य अनुपात, मध्य अनुपात। अगर किसी का मध्य अनुपाती निकालना होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए वो संख्या a एवं b है, a एवं b का मध्य अनुपाती क्या होगा, मतलब बीच का संख्या क्या होगा मध्यानुपाती क्या होगा, तो इसका होगा √√ab। क्या होगा √√ab, मतलब आधा उसका मिडिल वाला हिस्सा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है उसका मिडिल वाला हिस्सा। तो मैथमेटिक्स में अगर पूछ देगा आपसे कि एक संख्या है 4 एवं 10 का मध्य अनुपात निकाल ले, मध्य अनुपात क्या होगा, तो आप क्या करेंगे आप √4 गुने 10 कर देंगे, कितना हो गया √40, ये इसका मध्य अनुपात हो जाएगा। अगर इसको बराबर में तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये 2:10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर इसको तोड़ेंगे तो 2:10 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। समझ गए। तो मध्य अनुपात हम लोग समझ लिए। एक और है चतुर्थ अनुपात। क्या है चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थानुपात के लिए हमको क्या, हमारे पास 3 डेटा होना चाहिए। मान लेते हैं a अनुपात b, अब b समानुपात c, और जो d है वो हमको नहीं पता, वो x है। तो x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, हम तो रूल ऊपर में बता चुके हैं आप लोगों को कि बाहर बाहर वाला गुना होगा और अंदर अंदर वाला गुना होगा ना। तो a इंटू क्या हो गया x हो गया, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा b इंटू सी, और बराबर वाला को हम अनुपात में लिख सकते हैं, आपको पता है कि नहीं b गुने सी। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, हाँ x बराबर हो जाएगा b इंटू सी बाई ए। तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है b इंटू सी बाई ए। अगर कोई मिसिंग नंबर होगा तो उसको निकालने के लिए 3 नंबर दे चुका होगा और ए को निकालना होगा, तो x b इंटू सी बाई ए हो जाएगा। समझ गए। चतुर्थ अनुपाती निकल गया। लेकिन अगर तृतीय अनुपात निकालना होगा, क्या निकालना होगा तृतीय अनुपात निकालना होगा। तृतीयानुपात। तो तृतीय अनुपात का मतलब उसमें 3 संख्या होगा। क्या होगा 3 संख्या होगा, a होगा b होगा और c होगा। तो c अगर हमको c नहीं पता होगा, c का मतलब नहीं पता होगा, तो हम क्या करते हैं, अगर c का मतलब नहीं पता होगा तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, c जो है हमारा x है, तो वो निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको हम 4 भाग में बांटेंगे। तो 4 बराबर भाग में बांटने के लिए हम a अनुपात b और b समानुपात b अनुपात x करेंगे। ठीक है, तो फिर वही आ गया, बाहर बाहर में हो गया, अंदर अंदर में हो गया। तो a इंटू क्या हो गया x बराबर b इंटू बी हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा b² बटा में a। तो ये किसका रूल है, किसका वो है फॉर्मूला है तृतीय अनुपात का।
समझ गए? अब मिश्र अनुपात का मतलब जानते हैं आप लोग? किसी संख्या का अगर मिश्र अनुपात निकालना होगा कि उसका मिश्र अनुपात क्या होगा, और संख्या ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अनुपात डी है, अगर इसका मिश्र अनुपात निकालना होगा तो क्या होगा? ए, ऐसे ही ना करते हैं हम लोग मिश्र अनुपात निकालने के लिए ए सी को गुना करते हैं। क्या करते हैं? सॉरी, इस टाइप से ये नहीं दे रखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे दे रखा होगा ए अनुपात बी है, ठीक है, एवं दूसरा जो समीकरण है वो बी अनुपात सी अनुपात डी है। क्या है? दूसरा समीकरण सी अनुपात डी है, तो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा? एसी होगा, और अनुपात क्या होगा? बी डी। यही इसका मिश्र अनुपात हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम ना फटाफट एक एक क्वेश्चन देखें सबका। क्या नहीं देखे? अरे इतना कमजोर हो गए। अरे कभी कभी तो क्लास चलता है। चलो हाँ, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग फटाफट सोल्व कीजिए। हर जितना रूल बताएं सब रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि यदि दो संख्या 8 एवं 12 है तो उनका अनुपात क्या होगा? उनका अनुपात क्या होगा? बनाइए तो फटाफट। तो 8 अनुपात 12 करेंगे तो ये क्या होगा? देखिए अनुपात में हम ना क्या करते हैं, सबसे मिनिमम नंबर लेते हैं, तो इसमें जितना कॉमन होगा काट देंगे। कॉमन का मतलब आप लोग एलसीएम पढ़े होंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 4 है। 4 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 4 से कटेगा कितना बार में? 2 बार में, और ये कटेगा 3 बार में। अब इससे ज्यादा हम नहीं काट सकते इसको, है ना? तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन फटाफट 5 मिनट में 5 को क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3:9 बराबर 4:12 है तो समानुपात क्या होगा? समानुपात क्या होगा? समानुपात क्या होगा? अरे समानुपात का वही फॉर्मूला बताया ना कि 3:9 कर देंगे और बराबर को समानुपात में बदल के 4:12 कर देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है। चलो एक 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 और क्वेश्चन देते हैं आपको। अगर यहाँ पे एक 5:10 है, ठीक है, और 10 समानुपात 8 और अनुपात x है, तो x का वैल्यू क्या होगा? x बराबर क्या होगा? फटाफट निकालिए आप लोग। फटाफट फटाफट निकालिए आप लोग। वाह, क्या यार इतना जल्दी थक गई। देखो बताए थे ना कि बाहर बाहर में गुना होता है और अंदर अंदर में गुना होता है ना। तो 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 × 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 × 8 बटा में 5।
तो 80 बटा में क्या हो गया 5, और इसको काट देंगे कितना बार में 16 बार में। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान x बराबर 16। x का वैल्यू ही तो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा क्वेश्चन है कि हाँ, केक, ओ माय गॉड, हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हम्म, हाँ, बहुत बहुत बर्थडे, जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-3 हजार साल जियो, ठीक है। हम लोग का पोता पोती चिर पोता सबको भी खिलाओ। हम्म, अच्छा ठीक है, बधाई में ये दे रहे हैं कि दिसंबर में जेआरएफ निकाल लो। हम्म, हम्म, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोग एगो मिसिंग नंबर निकालना सीख ही लिए हैं। अच्छा, मध्य अनुपाती का क्वेश्चन बताइए। ये मान लीजिए कि एक संख्या 9 है एवं दूसरा संख्या 16 है, तो इसका मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात बराबर क्या होगा, फॉर्मूला ऊपर में बताए थे, देखो यहाँ पे कहाँ गया। अ, ये मध्य अनुपात का क्या फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी। हाँ, चलिए बनाइए। मध्य अनुपात का फॉर्मूला सीधे रूट अंडर ए बी लिख दो, तो 9a और गुने 16 हो गया ना। तो इसको रूट अंडर अगर दो गो कॉमन है तो एगो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 गुने 3 कर लेंगे, और गुने 4 कर लेंगे। तो एगो 3 निकाल लेंगे, एगो 4 निकाल लेंगे, तो 3 गुने 4 कितना हो गया 12। 12 हमारा राइट आंसर हो गया। हो गया ना, कितना आसान है ना। चलिए, तो एक है 2 4 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और 4 और 6 का चतुर्थानुपात निकालिए। चतुर्थानुपात क्या होगा, केक वेक काटोगी क्या मनतसा। क्या है फॉर्मूला चतुर्थानुपात का, चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला है x बराबर b इंटू सी बाई ए, है ना। मतलब ये चौथा नंबर जो x है, इसका मतलब नहीं पता हमको, मतलब तो x बराबर क्या हो जाएगा b इंटू सी। तो एक को हम b मान लिए, इसको हम c मान लिए, इसको हम a मान लेंगे। तो 4 गुने 6 बटा में 2, 6 चौका 24 बटा में 2 मतलब 12, राइट आंसर। चतुर्थानुपात कितना हो गया इसका 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ये कि 3 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। 3 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। हम्म, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, b² बाई a, है ना। तो कैसे तृतीय अनुपात का क्या मतलब है, एक संख्या दो संख्या तीसरा संख्या x है, इसी x का वैल्यू निकालना है ना। तो इस x का वैल्यू क्या होता है, हम लोग अगर 3 अनुपात है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 4 भाग में बांटते हैं। तो 3 अनुपात
हो जाएगा और 6 के समानुपाती फिर 6 और अनुपात इसका x हो जाएगा। तो बाहर बाहर से गुना कर दिए, अंदर अंदर से गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा 6 गुने 6 और दूसरा हो जाएगा 3 गुने x, यही हो गया ना। तो ये हो जाएगा अंत में x बराबर 6 गुने 6 बटा में 3, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, x बराबर 12। 12 आंसर आया आप लोगों का। अब बी स्क्वायर बटा में ए रखोगी तब भी तो बी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करोगी तो कितना होगा 6 गुने 6 और ए क्या है 3, 3 से इसको काटोगी तो 3 हो गया, 2 हो गया और 6 दूना 12, तभी तो सेम ही आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मिश्र अनुपात। हाँ मिश्र अनुपात, चलिए मिश्र अनुपात देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2:3 है एवं दूसरा समीकरण है 4:3 सॉरी 4:5 है, सॉरी 5 का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। हाँ ज्ञात करिए। मिश्र अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है? ए बी और सी और ये डी हो गया ना। तो मिश्र अनुपात का फॉर्मूला होता है बी से सी, ए को सी से गुना करेंगे, ए गुने सी और अनुपात हो जाएगा बी इंटू डी, तो बी गुने डी। तो ए के जगह पे किसको रखेंगे 2 और सी के जगह पे 4 और अनुपात कर देंगे 3 गुने 5, तो 4 दूना 8 और अनुपात 5 तिहाई 15, यही इसका मिश्र अनुपात हो गया। किसका? दिया हुआ संख्या का मिश्र अनुपात। समझ गए? अरे लग रहा है कि मर गई क्या, थोड़ा थोड़ा तो ताकत है कि नहीं? तो पूरा खत्म हो गई, खोखली हो गई। आप अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन हम नहीं बना, देखो एक काम करना आप लोग मस्त जब हम अपलोड करेंगे तो कल टाइम निकाल के आप लोग फटाफट वीडियो को देखना और पीपीटी से वीडियो ऑन रखना एक तरफ और एक तरफ पीपीटी ओपन रखना, ठीक है। और एक काम करना, मतलब पीपीटी ओपन करना और जो ब्लैंक पीपीटी होगा उसका क्वेश्चन देखना, ठीक है, और खुद सॉल्व करके देखने का कोशिश करना। अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो वीडियो वो करना, ऑन करना और वीडियो देखना हम कैसे बनाए हैं, उसे सीखने का कोशिश करना। और दूसरा क्वेश्चन जो छोड़े हैं, हाँ दूसरा क्वेश्चन जो छोड़े हैं उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करना। मतलब आप वीडियो भी देखना और सॉल्व भी करना, जो नहीं समझ में आए वो वीडियो से देख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ तो आज के लिए हमारा इतना ही क्लास था।